केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम, 5 नई भाषाओं को मिला शास्त्रीय भाषा का दर्जा। पाली, प्राकृत, मराठी, असमिया और बंगाली हैं नई शास्त्रीय भाषाएं। त्रिपक्षीय बिजली व्यापार को लेकर हुआ ऐतिहासिक फैसला, नेपाल करेगा सीमा पार ऊर्जा का व्यापार। नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया है व्यापार समझौता। प्रधानमंत्री मोदी ने की 2 दिवसीय लाओस की यात्रा के दौरान 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने पर दिया जोर। WHO ने की ऐतिहासिक घोषणा, भारत बना ट्रैकोमा मुक्त देश, ऐसा करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का है तीसरा देश। अंटार्कटिका पर अध्ययन आया सामने, अध्ययन में की गई है अंटार्कटिका में हो रहे वनस्पति वृद्धि की बात। नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित हुआ था अध्ययन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है। ये भाषाएं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली हैं। यह निर्णय देश की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को मान्यता देता है। गौरतलब है कि कैबिनेट के इस फैसले से मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 से बढ़कर 11 हो गई है। हालांकि पहले मान्यता प्राप्त भाषाओं में तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिशा शामिल थीं। इस निर्णय का उद्देश्य इन भाषाओं के विकास और संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। बता दें कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली भाषाएं विशेष सम्मान का प्रतीक होती हैं। यह दर्जा मिलने से संबंधित भाषा के साहित्यिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक योगदान को मान्यता मिलती है। वहीं शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने से इन भाषाओं के साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और युवा पीढ़ी को इन्हें जानने और समझने का अवसर मिलेगा। इस निर्णय के माध्यम से सरकार भारतीय संस्कृति की विविधता को मान्यता देने का प्रयास कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि आने वाली पीढ़ियां अपनी भाषाओं और सांस्कृतिक धरोहर को संजो कर रखें। हाल ही में नेपाल, भारत और बांग्लादेश ने सीमा पार त्रिपक्षीय बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के मुताबिक नेपाल हर साल 15 जून से 15 नवंबर तक भारत के रास्ते बंगाल को अपनी अतिरिक्त बिजली निर्यात करेगा। तो वहीं भारत नेपाल से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति में सहायता करेगा। इसके पहले चरण के तहत नेपाल भारतीय भूभाग के रास्ते बांग्लादेश को 40 मेगावाट पनबिजली निर्यात करेगा। नेपाल द्वारा बिजली की प्रति यूनिट दर 6.4 सेंट तय की गई है। ऐसे में नेपाल का मानना है कि बिजली के निर्यात से सालाना करीब 9.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय होगी। बता दें कि यह समझौता नेपाल को उसकी अतिरिक्त जल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने और इसके निर्यात से राजस्व प्राप्त करने का नया अवसर देगा। इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था में स्थिरता और ऊर्जा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि भारत इस व्यापार में एक ट्रांजिट कंट्री के रूप में कार्य करेगा, जो उसकी क्षेत्रीय ऊर्जा कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और दक्षिण एशियाई ऊर्जा व्यापार में उसकी भूमिका को बढ़ावा देगा। जानकारी के लिए बता दें कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1985 में ढाका में की गई थी। वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान हैं। यह सदस्य देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक विकास, सांस्कृतिक सहयोग और क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देता है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को वापस देने की घोषणा की है। यह निर्णय एक ऐतिहासिक समझौते के तहत लिया गया है, जो पिछले कई दशकों से चल रहे विवाद का अंत करता है। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने के साथ साथ यह सुनिश्चित किया है कि डिएगो गार्सिया पर अमेरिकी सैन्य संचालन जारी रहेंगे। दरअसल डिएगो गार्सिया द्वीप वर्तमान में एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है। वहीं समझौते के तहत ब्रिटेन को पहले 99 वर्षों के लिए इस द्वीप पर संचालन की अनुमति दी गई है, जो क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही मॉरिशस को अब डिएगो गार्सिया को छोड़कर शेष द्वीपों पर पुनर्वास कार्यक्रम लागू करने की अनुमति दी है। बता दें कि चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है। यह द्वीप समूह मालदीव से 500 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, जो 18वीं शताब्दी तक निर्जन था, जबकि बाद में फ्रांस ने इसे अपना उपनिवेश बनाया और 1814 में यूनाइटेड किंगडम को सौंप दिया। इस द्वीप समूह का इतिहास 1960 के दशक में ब्रिटेन द्वारा मॉरिशस से अलग करने से शुरू होता है। इसे 1965 में ब्रिटिश भारतीय महासागर क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। इस अवधि के दौरान लगभग 1500 चागोस निवासियों को जबरन विस्थापित किया गया ताकि अमेरिका के लिए एक सैन्य बेस स्थापित किया जा सके।
गौरतलब है कि 1968 में मॉरिशस को स्वतंत्रता मिलने के बाद चागोस द्वीप समूह का मुद्दा राजनीतिक और कानूनी विवादों के केंद्र में रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस के दावे का एक मजबूत समर्थन किया है। इसने 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में द्वीपीय देश के पक्ष में मतदान किया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय लाओस की आधिकारिक यात्रा की। बता दें कि वे 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस यात्रा पर गए थे। लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफानदोन ने उन्हें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया था। प्रधानमंत्री की इस यात्रा का उद्देश्य भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। गौरतलब है कि भारत आसियान संबंधों की शुरुआत 1992 में एक संवाद साझेदार के रूप में हुई थी। वर्ष 2002 में भारत को आसियान के शिखर सम्मेलन में साझेदार का दर्जा मिला। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी को 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया, जिसमें आसियान एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। भारत आसियान के बीच रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंध काफी मजबूत हो चुके हैं। दोनों पक्षों के बीच व्यापार का कुल मूल्य 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। भारत आसियान सहयोग इंडो पैसिफिक क्षेत्र की भू राजनीतिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण आधारशिला है और यह दोनों पक्षों के लिए दीर्घकालिक लाभ का स्रोत है। जानकारी के लिए बता दें कि आसियान या दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। इसके गठन का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना था। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इसके संस्थापक सदस्य थे। वर्तमान में आसियान के 10 सदस्य देश हैं। आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को गति देना और सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन को मंजूरी दी। इस मिशन का मकसद भारत को खाना पकाने के तेलों में आत्मनिर्भर बनाना है। यह मिशन 2024-25 से 2030-31 तक 7 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा और इसके लिए 10,103 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य घरेलू तेल उत्पादन बढ़ाकर 69.7 मिलियन टन करना है और आयात पर निर्भरता को कम करना है, जो वर्तमान में कुल घरेलू मांग का लगभग 57% है। बता दें कि इस मिशन के तहत रैपसीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी और तिल जैसी प्रमुख फसलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि इसके अंतर्गत उन्नत बीज और नई तकनीक जैसे जीनोम एडिटिंग का उपयोग किया जाएगा। तो वहीं चावल और आलू के खेतों की खाली भूमि का उपयोग करके तिलहन की खेती को 40 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने की योजना है। साथ ही इंटरक्रॉपिंग और फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि भारत घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए इंडोनेशिया और मलेशिया के पास पाम ऑयल का आयात करता है, जबकि ब्राजील और अर्जेंटीना से सोयाबीन तेल तथा रूस और यूक्रेन से सूरजमुखी का तेल आयात करता है। हाल ही में फिजियोलॉजी यानी चिकित्सा में 2024 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इस साल अमेरिका के विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुन को यह पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में इसकी भूमिका के लिए दिया गया है। बता दें कि माइक्रो आरएनए एक जैविक अणु है जो प्रोटीन कोड नहीं करता, बल्कि अन्य जीन के कार्य को नियंत्रित करता है। यह खोज जीन अभिव्यक्ति के पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन में एक नई दिशा लेकर आई है। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिली है कि जीन की गतिविधियों को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। गौरतलब है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन वह प्रक्रिया है जिसके तहत जीन की गतिविधियों को ट्रांसक्रिप्शन के बाद नियंत्रित किया जाता है। इसके जरिए जीन की अभिव्यक्ति के अंतिम उत्पादों जैसे प्रोटीन की मात्रा और गुणवत्ता को नियंत्रित करना है। यह कोशिकाओं को विभिन्न स्थितियों में अनुकूलित करने में मदद करता है, जैसे कि तनाव, विकास और बाहरी कारकों के प्रति प्रतिक्रिया। इसको ऐसे समझें कि कोशिका अगर तनाव की स्थिति में है तो यह विशिष्ट जीन के माइक्रो आरएनए को स्थिर रखकर प्रोटीन के निर्माण को सीमित कर सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने का एक सूक्ष्म और अत्यधिक प्रभावशाली तरीका हो सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद एक न्यूक्लिक एसिड है। इसकी खोज स्विस वैज्ञानिक फ्रेडरिक मीशर ने की थी। यह डीएनए के समान न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, लेकिन इसमें राइबोज, शर्करा और थाइमिन के बजाय यूरिसिल होता है। हाल ही में भारत और जापान के संयुक्त चंद्र मिशन ल्यूपेक्स यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को मंजूरी मिली है। यह भारत का 5वां चंद्र मिशन होगा, जिसे 2024-25 में लॉन्च करने की योजना है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में
पानी और बर्फ की उपस्थिति की जांच करना है। मिशन के अंतर्गत इसरो लैंडर तैयार करेगा, जबकि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा रोवर का निर्माण करेगी। भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान था, जिसे 2008 में इसरो ने लॉन्च किया था। इस मिशन ने चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति की पुष्टि करने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद दूसरा मिशन चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया। इस मिशन के अंतर्गत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग का प्रयास किया गया, लेकिन विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक लैंड नहीं कर पाया। वर्ष 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। इस मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। उल्लेखनीय है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और उसका उपयोग देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए करना है। वहीं जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा जापान की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका मुख्यालय टोक्यो में है। इसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान, अन्वेषण और अंतरिक्ष तकनीक में अनुसंधान करना है। जाक्सा ने हायाबुसा और सेलिन जैसे कई सफल मिशनों के माध्यम से अंतरिक्ष में जापान की स्थिति को सुदृढ़ किया है। भारत ने 2024 में ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है। यह घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई है। इसके साथ ही भारत दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है जिसने यह उपलब्धि हासिल की है। बता दें कि भारत सरकार ने 1963 में राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था। इसे बाद में राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम यानी NPCB में शामिल कर लिया गया। ट्रैकोमा के उन्मूलन के लिए WHO द्वारा सेफ नामक रणनीति अपनाई गई। सेफ रणनीति का अर्थ है सर्जरी, एंटीबायोटिक्स, चेहरे की स्वच्छता और पर्यावरण की स्वच्छता। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया था, लेकिन निगरानी को 2019 से 2024 तक जारी रखा गया। 2021-24 के बीच 200 जिलों में सर्वेक्षण कराने के बाद WHO ने भारत को औपचारिक रूप से ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया। गौरतलब है कि ट्रैकोमा एक जीवाणुजनित संक्रमण है जो कि चाल्मैडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया के कारण होता है। यह मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। इसके जीवाणु आंखों की पलकों के अंदर की परत को संक्रमित करते हैं, जिससे लगातार जलन, खुजली और सूजन होती है। प्रारंभिक चरण में यह संक्रमण इलाज योग्य होता है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो स्थायी अंधत्व का कारण बन सकता है। ट्रैकोमा के जीवाणु मुख्य रूप से गंदगी, दूषित जल और भीड़ भाड़ वाली रहने की जगहों पर पाए जाते हैं। WHO ने इसे नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के रूप में वर्गीकृत किया है। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO का उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है। हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार अंटार्कटिका के वनस्पति आवरण में तेजी से वृद्धि हो रही है। यह अध्ययन नेचर जियोसाइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। बता दें कि वर्ष 1986 से 2021 के बीच यहाँ का वनस्पति क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर लगभग 12 वर्ग किलोमीटर हो गया है। आमतौर पर इस क्षेत्र में वनस्पतियां नहीं उगती थीं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यहाँ काई जैसी पौधों की प्रजातियां तेजी से बढ़ रही हैं। यह परिवर्तन समुद्री बढ़ते तापमान और ग्लेशियर के पिघलने के कारण हो रहा है। उल्लेखनीय है कि अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप है, लेकिन हाल के दशकों में यहाँ का तापमान वैश्विक औसत से भी अधिक तेजी से बढ़ रहा है। बता दें कि इस महाद्वीप का लगभग 98% हिस्सा बर्फ से ढका है, जो दुनिया के कुल ताजे पानी का लगभग 60% हिस्सा कवर करता है। अंटार्कटिका में कोई स्थायी मानव आबादी निवास नहीं करती है, केवल वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशनों में लोग रहते हैं। यहाँ सूर्य 6 महीने तक लगातार चमकता है और 6 महीने तक रात रहती है। पेंगुइन, सील और व्हेल अंटार्कटिका के तट पर पाए जाने वाले प्रमुख जीव हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में नवाचार और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में डेफ कनेक्ट 4 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह आयोजन आईडेक्स यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस द्वारा किया गया, जो 2018 में शुरू हुआ था। बता दें कि आईडेक्स का उद्देश्य स्टार्टअप्स और MSME को रक्षा क्षेत्र में प्रोत्साहन देना है, ताकि वे नई तकनीक और विचार विकसित कर सके। बता दें कि भारत वर्तमान में 90 से अधिक देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात करता है और 2023-24 में इसका कुल निर्यात 15,000 करोड़ तक पहुंचा। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में इसे 35,000 करोड़ तक बढ़ाना है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का कुल रक्षा उत्पाद 1.27 लाख करोड़ था, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उल्लेखनीय है कि भारत 2047 तक रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहता है। डेफ कनेक्ट 4 जैसे कार्यक्रम इस दिशा में
नए विचारों को प्रोत्साहन देने के लिए महत्वपूर्ण है, जो रक्षा क्षेत्र की रणनीतिक योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इन पहलों के माध्यम से भारत वैश्विक रक्षा उद्योग में एक सशक्त स्थान बनाने का प्रयास कर रहा है। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। खबरों से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। दूसरा, इसकी स्थापना 1985 में ढाका में की गई थी। तीसरा, वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। चागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह द्वीप समूह हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है। दूसरा, यह मालदीव से 700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तीसरा, इसे 1965 में ब्रिटिश भारतीय महासागर क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। आसियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक में की गई थी। दूसरा, वर्तमान में आसियान के कुल 15 सदस्य देश हैं। तीसरा, भारत आसियान का सदस्य देश है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। ट्राइकोमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक संक्रामक बीमारी है। दूसरा, इसका प्रमुख वाहक क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया है। तीसरा, मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। माइक्रो आरएनए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह छोटे गैर कोडिंग आरएनए अणु होते हैं। दूसरा, यह जीन अभिव्यक्ति को विनियमित करता है। तीसरा, इसका उपयोग कैंसर, हार्ट डिजीज और अन्य जेनेटिक शोध में किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। यह भंडार भारत की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है और वैश्विक आर्थिक संकटों से निपटने में मददगार साबित होता है। इस बढ़ोतरी का कारण विदेशी मुद्रा संपत्तियों और सोने के भंडार में वृद्धि है। इससे देश के पास 11 महीनों तक आयात की लागत को कवर करने की क्षमता है, जो आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह भंडार आरबीआई को रुपए की कीमत स्थिर रखने और विदेशी निवेशकों का विश्वास बनाए रखने में सहायक है। हाल ही में अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के कीट विज्ञानियों ने पूर्वी हिमालय में अरुणाचल प्रदेश में पॉटर वास्प की एक नई प्रजाति की खोज की है। यह ततैया अपनी खास शारीरिक बनावट और अलग रंग के कारण पहचानी जाती है। पॉटर ततैया मिट्टी से बने छोटे घोंसले बनाती है, जिसमें यह अपने अंडे रखती है। बता दें कि इस प्रजाति की लंबाई लगभग 30.2 मिलीमीटर है। यह नई प्रजाति विशिष्ट रूपात्मक विशेषताओं और रंग पैटर्न के कारण अन्य प्रजातियों से अलग है। इसे स्वीप नेट का उपयोग करके एक अभियान के दौरान एकत्र किया गया था। हाल ही में दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जू का रेड पांडा कार्यक्रम वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम कंजर्वेशन अवार्ड 2024 के फाइनलिस्ट में शामिल हुआ है। बता दें कि यह जू अपने रेड पांडा संरक्षण के प्रयासों के लिए प्रसिद्ध है। इसने 2022-24 के बीच सिंगा लीला नेशनल पार्क में 9 रेड पांडा को पुनः स्थापित किया है। यह अवार्ड ऑस्ट्रेलिया के तारोंगा जू में 7 नवंबर को घोषित होगा। उल्लेखनीय है कि रेड पांडा को IUCN द्वारा इंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि यह प्रजाति तेजी से घट रही है। हाल ही में विशाखापत्तनम में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने 11 दिवसीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। यह अभ्यास 8 से 18 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और संचालन क्षमता को बढ़ाना है। बता दें कि साल 1992 में भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुआ यह अभ्यास अब एक बहुपक्षीय आयोजन बन चुका है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार वर्ष 2007 में इसमें भाग लिया था और वर्ष 2020 से ऑस्ट्रेलिया भी इस अभ्यास में शामिल हो गया। हाल ही में भारत ने लद्दाख के हानले में एशिया के सबसे बड़े चेरेनकोव टेलीस्कोप MACE का अनावरण किया। इसका पूरा नाम मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट यानी MACE है।
यह लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस दूरबीन का व्यास 21 मीटर है, इसका वजन 175 टन है और इसकी परावर्तक सतह 356 वर्ग मीटर में फैली हुई है। बता दें कि यह वेधशाला अपनी तरह की दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन भी है। इस दूरबीन का निर्माण भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL और अन्य भारतीय उद्योग साझेदारों के सहयोग से स्वदेशी तौर पर किया गया है। हाल ही में 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से जॉन हॉपकिल्ड और जियोफ्री हिंटन को दिया गया। बता दें कि दोनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। उनके कार्यों ने मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र को नई दिशा और गति दी है। गौरतलब है कि जियोफ्री हिंटन को AI का गॉडफादर भी कहा जाता है। उन्होंने बैक प्रोपेगेशन तकनीक विकसित की। वहीं जॉन हॉपफील्ड ने हॉपफील्ड नेटवर्क की खोज की है, जो मानव मस्तिष्क की तंत्रिका संरचना को समझने में सहायक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को सम्मानित किया। इस समारोह में सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों और तकनीशियनों को पुरस्कृत किया गया। कन्नड़ फिल्म कांतारा के अभिनेता और निर्देशक ऋषभ शेट्टी, प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को विशेष सम्मान मिला। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा की विविधता और गुणवत्ता को पहचान देने के उद्देश्य से हर वर्ष आयोजित किया जाता है, जो सिनेमा के विकास में योगदान देने वालों का उत्साहवर्धन करता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कैंसर का पता लगाने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। इस तकनीक में अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। इस विधि में उच्च ऊर्जा तरंगों के माध्यम से संभावित कैंसर ग्रस्त ऊतक के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकती है, जो बाद में बूंदों के रूप में रक्त प्रवाह में मिल जाते हैं। ये बूंदें RNA, DNA और प्रोटीन जैसे जैविक अणुओं से भरपूर होती है, जो कैंसर के बायोमार्कर के रूप में काम करते हैं। वर्तमान में कैंसर का पता लगाने के लिए पारंपरिक बायोप्सी विधि का उपयोग किया जाता है। बता दें कि अल्ट्रासाउंड एक प्रकार की ध्वनि तरंग है। इसकी आवृत्ति मानव श्रवण की ऊपरी सीमा से अधिक होती है। आमतौर पर यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।